Hi ladies and gentlemen, how are you all? I hope you are happy and enjoying yourself. And this is Kamal Kuswa and I welcome you on the platform of Fine Education Team Agra. And I will start my topic, that is the related to Coulomb's law, and I will discuss the topic further. एंड मैं आपसे एक मोटिवेशन कोड के साथ में अपनी क्लास को शुरू करूंगा। एंड मोटिवेशन कोड आपके सामने, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आप बेहतरीन है तो जिंदगी आपके साथ खेलेगी। समझ में आई कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल में फाइन एजुकेशन टीम आगरा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ा एक नए आयाम के साथ में टॉप लेवल के साथ में पढ़ा था। उसके बाद में टॉपिक आता है विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और मैंने बता दिया था पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज कह दो या फिर बोल दो उसे क्या, आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज बोल दे सकते हैं, जिसको आप क्यू नोट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो कूलाम का लॉ होता है उसमें क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे Q, लेंगे क्यू नोट लेंगे। ठीक है, Q1 Q2 लेते थे उस टाइम कूलाम के लॉ में, ऐसे यहाँ पर लेंगे क्या, Q और मैं दूसरा ले रहा हूँ क्यू नोट। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ये तो कूलाम का नियम होता ही होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आएगी, होगी सभी के में। या फिर इसे कैपिटल Q मान लो, मैंने पहले भी कैपिटल Q माना था, अब भी कैपिटल Q मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं इसके इससे कि जो क्यू नोट है इसको उठा करके मैं नीचे ला रहा हूं इसे। ठीक है, तो आप बन जाएगा क्या, F के नीचे ले आओ इसे, F के नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, F अपॉन क्यू नोट, वो बन करके तैयार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बात समझ में आएगी। और आपको मैंने बताया था कि जो E बराबर होता है वो होता है F अपॉन Q। तो देखो F अपॉन Q है, तो बताओ E बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखने की बात होगी कि जो विद्युत क्षेत्र E है वो किसी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां टेस्ट चार्ज क्या था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज था क्यू नोट, टेस्ट चार्ज यही दो क्यू नोट, टेस्ट चार्ज क्या था क्यू नोट। अच्छा, क्यू नोट पर डिपेंड कर रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। तो इसमें एक सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या वो परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है? कैसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या किसी परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं क्यू नोट। इसमें देखो क्यू नोट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्यू नोट तो इसमें चला गया। अच्छा, तो यहां पे लिख देंगे E डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है भाई, लिखो जल्दी, टेस्ट चार्ज ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है क्या विद्युत क्षेत्र, लिखो जल्दी। अरे यहां पर क्या है कि जो E है डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर करेगा फिर, ये करेगा फिर ये कौन सा आवेश है, देखो ये वाला आवेश था क्यू नॉट, तो था आपका टेस्ट चार्ज था। ठीक है, और जो बड़ा वाला क्यू है, मतलब क्यू ये वाला जो कैपिटल क्यू है, वो कैपिटल क्यू क्या है, सोर्स चार्ज। कैसे, मैंने बताया था कि
कि एक आवेश यहाँ पर रखा होता था जिसको आप बड़ा क्यू, मैंने कैपिटल क्यू माना था, और उसके बाद एक स्मॉल और माना था, उस पर नोट लगा दिया था क्योंकि ये परीक्षण आवेश था। और इसे हम अंदर लेकर के आ रहे, इसके पास लेकर के आ रहे थे, तो रिपल्सन और या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था जो कैपिटल क्यू है क्यू नोट पर। तो ये तो हो गया आपका सोर्स चार्ज, ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज, तो डी डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। जब ई नोट जो ई है वो क्यू नोट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें तो कर रहा है, तो लिख देंगे जो ई है, ई डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज। यहां पर दो चीजें निकल करके आई, एक ये वाली एक ये वाली, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर कितने आवेश दिख रहे हैं, तो मैं ये बताओ पहले, यहां पर कितने आवेश दिख रहे हैं, एक आवेश दिख रहा है, एक चार्ज ही दिख रहा है, यहां पर कोई दूसरा चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहां पर मैं एक और कॉन्सेप्ट यहां से निकालूं तो क्या निकल के आएगा, देखो सुनो ध्यान से देखेंगे सभी हो, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहां से। बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, हैं। यहां पर कितने आवेश हैं, आप कहेंगे सर एक ही सिंगल आवेश है, सिंगल, केवल एक ही। ध्यान से देखेंगे गौर से, यहां पर कितने आवेश हैं, एक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 और Q/r²। मतलब जहां पर एक आवेश है, क्या आवेश है, एक आवेश, या फिर कह दो वन चार्ज, तो जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/r² के। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको भी कांस्टेंट मान लेंगे फिलहाल के लिए, और ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे सर, आप कभी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते हो, कभी प्रोपोर्शनल बोल देते हो। देखो सुनो, मैंने कहा इसी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, जो E है वो मैंने कह दिया ऐसे लिख दिया। इसका मतलब है कि इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। किस तरीके से, कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पूरे के, ध्यान रखना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ऐसे कहूं तो ऐसे कहेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ठीक है, अच्छा इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। मैंने यहां पर क्या बोला, 1/r², पूरा बोला। देखो पूरा यही तो टोटल है, टोटल के मैंने क्या किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था। अब मैं वन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, r² नीचे की वैल्यू को बोल रहा हूँ। तो नीचे की वैल्यू किसमें होती है, इनवर्स में, तो इनवर्स में होता है, तो मैंने क्या बोल दिया कि E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r²। ध्यान रखना, बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा सुन लो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूं, तो मैंने ऊपर वाला भी शामिल कर दिया, नीचे भी शामिल कर लिया, मतलब दोनों को एक साथ बोलना है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r²। यहां पे मैंने वन नहीं बोला, वन बोलूंगा तो फिर डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, और ऊपर वाला बोलेंगे, मतलब दोनों बोलेंगे तो डायरेक्टली बोलेंगे, और नीचे वाला बोल रहे हैं तो इनवर्स लगा करके बोलेंगे। ठीक है, अच्छा फिलहाल ये दूसरी बात है, यहां पर एक आवेश के कारण E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 1/r²। एक चार्ज है तब, एक चार्ज है तो यहां कितनी पावर आई, 2। कितनी पावर आई, 2। अगर यही यहां पर दो आवेश होती तो कितनी आ जाती, मतलब जब एक आवेश था तो 2 घात आई, एक आवेश था तो 2 घात आई, तो 2 आवेश आएंगे तो 3 घात नहीं हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आएगी। तो यहां पर मैं लिख दूं 2 आवेश के कारण, मतलब 2 चार्ज होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चार्ज हो जाएंगे तो जो E होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r³ के, 1/r³ के। ठीक है, अच्छा 3 आवेश होते तो 3 आवेश के लिए क्या होता, 3 आवेश के लिए 3 आवेश 3 चार्ज। ठीक है भाई, तो यहां पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, मतलब 3 है तो एक पावर और बढ़ा दो आगे तो 4 हो गया। अच्छा और 3 है तो 4 होते तो क्या हो जाता बताओ, 4 होते तो 4 आवेश, मतलब 4 चार्जेस।
होते तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता किसके 1/4 है, तो 5 बढ़ा दो, 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक रियलिटी निकल के आ गया, एक रियलिटी आ गया। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई तुम्हारे में, क्या चीज़ समझ में आई कि सर हम जब भी बात करेंगे एक चार्ज के बारे में तो पावर आनी है 2 नीचे, 2 की बात करेंगे तो पावर आनी है 3, 3 के बारे में बात करेंगे तो 4 पावर आनी है, और 4 के बारे में बात करेंगे तो 5 पावर आनी है। और मैं कहूँ तो ऐसे करके मैं n आवेश के बारे में बात करूँ, n आवेश के बारे में बात करूँ, n चार्जेस के बारे में बात करूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 1 पावर बढ़ा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r की पावर n + के 1। कैसी बात लगी भाई लल्लू, बताओ, लिखो जल्दी लिखो फटाफट। इधर से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे उदासीन बिंदु के बारे में। उदासीन बिंदु, जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। फिलहाल उसे नोट करेंगे सभी। देखो अगर बात करें उदासीन बिंदु के बारे में बात करें, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करें हम, तो इसमें 2 केस आते हैं। कौन कौन से केस, कि जब पहला केस आता है केस नंबर 1 कि जब जो Q1 है इसमें 2 आवेश होंगे, 2 आवेशों के बीच में क्या निकालना होगा तुम्हें, कि उदासीन बिंदु निकालना, मतलब स्थिति बतानी पड़ेगी उदासीन बिंदु किधर होगा। तो Q1 है Q2 के बराबर, Q1 Q2 के बराबर होगा। तो मान के चलो मैंने कह दिया कि एक Q1 है तो यहां पर है और Q2 है यहां पर, तो बताओ इसका जो उदासीन बिंदु होगा वो कहां होगा, उदासीन बिंदु कहां होगा, बताओ भाई। तो उदासीन बिंदु बताना है। अच्छा इसमें एक चक्कर और है, इसमें चक्कर एक और है, ध्यान रखना कि अगर हम इसे प्लस ले लें और इसे भी प्लस ले लें, प्लस चार्ज Q1 है प्लस चार्ज Q2 है, प्लस प्लस दोनों हैं और एक Q1 है Q2 है और दोनों बराबर हैं, मतलब ये भी बराबर, ये 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम होना चाहिए, ये प्लस का 10 कूलम है, प्लस का 10 कूलम ये भी होना चाहिए, ये प्लस का 50 कूलम है, ये प्लस का 50 कूलम, 100% होना चाहिए। तो इसके जो उदासीन बिंदु होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो किसकी स्थिति बतानी है। तो तुम्हें पता है कि जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात होगी कि जब भी उदासीन बिंदु की बात करें तो दोनों चार्ज होने चाहिए प्लस के, चाहे वो परिमाण में समान हो या ना हो वो अलग बात है, दोनों होने चाहिए प्लस के। तो जो हमें पता है कि जो प्लस का कोई आवेश होता है तो उसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं बाहर की तरफ, इसकी स्थिति होती है इस तरीके से। बात समझ में आएगी। और जो निगेटिव चार्ज होता है, उसमें बाहर से अंदर आती हैं, ऐसे करके ऐसे आती हैं, ऐसे और ऐसे। बोला बात समझ में आएगी। अच्छा तो ये जो Q1 है उसका भी ऐसे ही होगा, ऐसे करके ऐसे और ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। आपने कह दिया सर बिल्कुल निकलने वाली है, ऐसे यहाँ से निकलनी है। तो बताओ जब वो Q1 और Q2 बराबर हैं तो बताओ बल रेखा होंगी वो समान निकलेंगी और समान कला में निकलेंगी, समान स्थिति में और समान समय पर समान डायरेक्शन में निकलेंगी। तो ऐसे ही ये इधर निकलेंगी बाहर की तरफ, ये तो बाहर की तरफ, ये कोई प्लस है, ये भी तो प्लस है, तो ये भी बाहर की तरफ निकलनी होती हैं, निकल गई भाई। और जहां भी ये दोनों मिलें वहां से एक सीधी सी लाइन इस वाले अक्ष पर खींच देंगे, ऐसे करके ऐसे,
और जहां भी ये अक्ष को कट करें वही इसका उदासीन बिंदु होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट ये हो जाएगा आपका, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा ये वाला। क्या बात समझ में आई तुम्हें यहाँ तक? उदासीन बिंदु हो जाएगा यही, ये वाला उदासीन बिंदु। क्या समझ में आई लल्लू? गौर करने वाली चीजें ध्यान रखना, ऐसे निकाले न्यूट्रल पॉइंट, मतलब दोनों का वैसे रिजल्ट क्या निकलने वाला है? रिजल्ट ये निकला कि जो Q1 और Q2 है सर जी जब बराबर होंगे तब इसका जो उदासीन बिंदु होगा तो इनका मध्य बिंदु को ही उदासीन बिंदु कह देंगे। ठीक है, उदासीन बिंदु मध्य बिंदु को ही हम कह देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे केस के बारे में, दूसरे केस के बारे में हम अगर बात करें भाई छोरायो, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कह दिया कि जो Q1 है और Q2 से बड़ा है, Q2 से बड़ा है, मतलब कोई आवेश है Q1 यहाँ है, Q1 है लल्लू यहाँ पर, और Q2 है यहाँ पर, और जो Q2 से Q1 बड़ा है, लेकिन Q2 से Q1 तो बड़ा है, तो जो इसकी विद्युत बल रेखा होंगी मतलब ऐसे निकलेंगे बाहर, क्योंकि प्लस प्लस के ध्यान रखना, ये भी दोनों प्लस के ही हैं, और निकलेंगे बाहर ऐसे करके बाहर निकलेंगे। और ये इसकी तो Q1 छोटा है तो इसके बाहर तो निकलेंगी, लेकिन इस तरीके से निकलेंगी वो। तो कहने का मतलब है ये तो हो गया आपका अक्ष, और इसकी जो मिलेंगी तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ पर जा जाएगा उदासीन बिंदु। क्या आ जाएगा? उदासीन बिंदु निकल जाएगा यहाँ पर, न्यूट्रल पॉइंट जिसको आप बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिर्फ एक ही हो गया कि जब Q1 बड़ा होगा, जब Q1 Q2 से बड़ा होगा तो जो उदासीन बिंदु होगा वो Q2 की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसे देसी भाषा में समझा दूं, तो मैं देसी भाषा में समझा दूं तो कैसी बात लगेगी तुम्हें? आप कहेंगे सर देसी भाषा में समझा दो और हमारी समझ में आनी चाहिए बस। तो देखो सुनो, जो आवेश छोटा होगा, परिमाण में जो आवेश छोटा होगा उसी की तरफ आपका क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु जो छोटा आवेश होगा उसी की तरफ हो जाएगा। बताओ, यहां पर कोई आवेश छोटा था, दोनों बराबर थे तो बीच में आ गया। यहां पर छोटा आवेश कौन सा था? ये वाला, तो उदासीन बिंदु उसी की तरफ खिसक गया। अब मैं इसी बात को ऐसे कर दूं कि जो Q2 है वो Q1 से बड़ा है, मतलब इसमें क्या होगा? Q1 छोटा है Q1, तो यहाँ पर जो उदासीन बिंदु है तो किधर की तरफ आ जाएगा? मान चलो Q1 तो यहाँ पर है और Q2 है यहाँ पर। ठीक है, Q1 यहाँ पर, Q2 यहाँ पर है, तो Q1 छोटा है तो यहाँ पे ऐसे निकलेंगे, ये इस तरीके से ऐसे निकलेंगे, ऐसे करके ऐसे। बात समझ में आई? और जो Q2 आवेश है उसकी तरफ निकलेंगे किस तरीके से? ऐसे निकलती रहेंगी, ये निकलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो आवेश जो यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे कौन सी कट करेगा? यहाँ पे, मतलब सिर्फ एक ही मतलब हो गया इसका, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब है, जो आवेश छोटा है बस उधर ही आपको न्यूट्रल पॉइंट खिसक के चला जाएगा। लिख लो भाई जल्दी, लिखो जल्दी रे। अच्छा, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि जो Q बराबर है वो IT होता है, पहला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? और एक और होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। लगा देंगे ना, जब I दिया हो समय दिया हो तो आवेश निकालने तो निकाल देंगे। जब संख्या दी हो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज तो बताइए, तो आपको निकाल देंगे। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई तुम्हारी, एक चीज निकल के आई, जो Q बराबर तो ये भी है, Q बराबर ये भी है, तो NE बराबर IT हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोला बात समझ में आई? अगर आपको धारा निकालनी है, आपको यहाँ से I निकालनी, करंट निकालनी है, तो NE/T हो जाएगा। बोला बात समझ में आई? तो आपके रिजल्ट यहाँ से इस दोनों से ये बना दिए मैंने, इससे और इससे ये दोनों बना दिए, और यहाँ से ड्राइव करके ये बन गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आएगी? ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें,
अगर मैं इसी को मैं ऐसे कहूँ, यहाँ से मैं निकालूँ एन का मान यहाँ से निकालूँ तो एन बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन ई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ, बोलो बात समझ में आई? क्यों भाई? एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा। मैं कहूँ कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कूलम आवेश में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक में एक लिख दिया, ई हो गया, और तुम्हें पता है कि इतना आ जाएगा। अच्छा, ई क्या है? ई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
आपको आ जाएगा ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, प्लस के 90 हो जाएंगी, हो जाएंगी, बोलो हाँ। अच्छा इसको 90 है, 19 है कि नहीं, इसको मैं 18 और 1 लिख रहा हूँ, मतलब 0 यहाँ लगा दी मैंने। इसका इसमें भाग देंगे, इसका 1.6 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 2.225 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे n बराबर। तो क्वेश्चन आएगा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो निकाल देंगे Q बराबर n बराबर Q/E का मान रख दो। किस में निकालने, एक कूलाम में। 2 कूलाम में निकालना होता तो एक की जगह 2 रख देते, 10 कूलाम में निकालना 10 लिख देते, n में निकालना है तो n में और लिख देते। बताओ, बोलो बात समझ में आएगी। इतने हो जाते हैं फिर। एक सेकेंड, यहाँ पर 6 होगा, 6 सॉरी तो गलत हो गया, 6 होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक है, देखो एक कूलाम में कितना हो गया फिर, ये एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मैं इसी के बाद एक चीज, अच्छा यार तुमने एक चीज देखी होगी कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर होता है 6.02, अरे यार ये क्या हो गया, 022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, 23 हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर होता है इतने, मान चलो एक मोल केले बराबर होंगे इतने केले, एक मोल मार्कर बराबर होंगे इतने मार्कर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैं कहूँ एक मोल, अगर मैं इसी बात को मैं ऐसे कहूँ, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल केले में से इतने केले हो जाएंगे। जब एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो रखना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कट जाएगा तो पावर कितनी बचेगी, यहाँ पर पावर बचेगी कितनी, 4 बचेगी, प्लस की 4 पावर, इसका क्वेश्चन में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग 96,500 कूलाम। सॉल्व कर सकते हैं आप, इतना आ जाएगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन, इसी को आप एक फैराडे बोल देते हैं, इसी को, इस वाली चीज को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं एक फैराडे, इसको एक मोल इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं एक फैराडे। और समझ में आई, जो फैराडे साइंटिस्ट था उसने कहाँ से निकाला था, यहाँ से, और अपना इस वाली यूनिट का नाम रख दिया, इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया फैराडे, अपने नाम दे दिया उसने। तो 96,500 कूलाम बन करके तैयार हो गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात बताओ पहले, लिखो फटाफट।
मिटा दें भाई। धीरे 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 से हवा लगती है, धीरे 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 से हवा लगती, बात बन गई। अच्छा मैंने एक चीज बताई तुम्हें कि सबसे वीक फोर्स कौन से होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। उससे बड़े वॉन डेर वाल्स, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग की, तो वॉन डेर वाल होते हैं। उससे आगे कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर उससे आगे न्यूक्लियर फोर्स। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो तो कम होगा, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी होगा कम। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा अगर मैं बात करूं कि सर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन नहीं बात करेंगे, बात करो यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। अच्छा इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, तो मैं Q1 Q2 ना मान करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेना दोनों जगह। यहाँ पर पहले लूंगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो बताओ इनके बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप कूलाम का बल भी बोल देते हैं, कूलाम बल। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों आवेश हैं, बीच की दूरी पर रखे हैं, आर दूरी पर रखे हैं, लो आर दूरी पर रखे हैं। अच्छा रखे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है पहला, दूसरा फोर्स लग रहा है इस पर कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। अब तुम कहेंगे सर कैसे लग रहा है मुझे, और ये और बता दो। बताओ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो जी तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आर दूरी होती है, m1 m2 मतलब मास है। तो इन इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता है कि नहीं होता है, इसका मास होता है। इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ठीक है, होता है क्यों होता है। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसका भी सेम टू सेम होगा। इस पर दो फोर्स लगने लगे अब। अच्छा हम बात करें देखो अगर मैं बात करूं दोनों का, अगर वो निकालूं मैं अनुपात ग्रेविटेशन फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अगर मैं क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, तो देखो कैसे निकल के आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं लिख के दे रहा हूँ आपको Fs, स्टैटिक फोर्स, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा K, और Q1 Q2 की जगह पे क्या लिख देंगे, E यहाँ पर है, E यहाँ पर है, और आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कटने वाली है। G का मान यहाँ पर रखेंगे कौन सा, Fg अपॉन Fe रखेंगे। देखो G का मान होता है आपका 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11 और इंटू, देखो यहाँ पर मास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31, और दूसरे का भी इतना ही हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31। ठीक है, ये तो कट गया। अच्छा के का मान यहाँ पर कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, और देखो ई चार्ज है दोनों, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, दूसरा भी ऐसे ही। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, यहां से देख लो एक बार, यहां से देखेंगे सभी, ये कितने हो गए, 19 दूनी 38 28 हो गई है, क्योंकि 9 से कटनी है। इससे काटेंगे तो कितने बचे, 10 और 19 कितने हो गए, 10 और 19 कितने हो गए भाई, 10 और 19 29 हो गई है। 29 को ऊपर ले जाएंगे तो मैं यहाँ पे देखो माइनस की पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस की पावर बचती कितनी बचेंगी, यहाँ पता है 10 की पावर माइनस के 43 बचेंगी ऊपर, और यहाँ बचेगी ये लगभग इतना आंसर आना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं इसे नीचे ले आऊँ, इस पावर को नीचे ले आऊँ, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 1/10 टू दी पावर 43। इसका कैंची गुणा कर दो, यहाँ पे कैंची गुणा कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा Fe, अरे भाई Fe निकल के आ जाएगा आपके कितना, 10 की पावर 43 इंटू क्या आ जाएगा Fg।
इसका मतलब क्या निकला तुम, जब दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे भाई ये कहाँ से आ गई, एस लिखो यहाँ पे, एस और एस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसका इतना गुना होगा, मतलब ऐसे ऐसे एक 10 की पावर 43 अगर ग्रेविटेशन फोर्स बन जाए और 10 की पावर 43 ग्रेविटेशन फोर्स बन जाए, तब कहीं जाकर के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनना है। मतलब ये इतना खतरनाक है, अगर ऐसे ऐसे बन गए तब ये बराबर बैठेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे ज़्यादा खतरनाक ये होता है, और इससे भी खतरनाक इसका बाप बेटा है अभी न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट कब निकल के आना है, ये रिजल्ट तब निकल के आए दोनों जब इलेक्ट्रॉन हो, दोनों जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो बात समझ में आएगी? लिखो सब, एक रिजल्ट ये हो गया आपका। दूसरा रिजल्ट निकालेंगे हम, कौन सा देखेंगे सभी। अब प्रोटॉन लेंगे हम दोनों, हैं क्यों भाई, प्रोटॉन ले लें, एक दोनों प्रोटॉन ले लो। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। अच्छा तुम कहेंगे सर ये तो बराबर आएंगे, नहीं बराबर कैसे आ जाएंगे, प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है, हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है। वो कितना होता है पता है, 6 पॉइंट नहीं, इसका चार्ज होता है इस पर, नहीं चार्ज नहीं, द्रव्यमान होता है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी। द्रव्यमान होता है इसका 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ठीक है, इसका प्रोटॉन का मास ये रहा, इसी प्रोटॉन का मास ये रहा, दोनों का मास है। मास की जगह पर यहाँ पर रखेंगे दोनों को, तो आंसर आपका निकल के आएगा कितना पता है, एफ स्टैटिक फोर्स आएगा, वो आएगा लगभग इतना 10 की पावर 36 और एफ और जी, जब दोनों क्या हो, प्रोटॉन हो, जब दोनों प्रोटॉन हो। प्रोटॉन हो लिख लो भाई, इसे फिर मिटा देंगे तुम, या फिर ऐसे ऐसे रेशियो में लिखें तो रेशियो में लिख लो, एफ ऐसे यहाँ पर है और एफ जी यहाँ पर है, उसे वहीं छोड़ दो जहाँ पर लिखा है वो, इतना। रेशियो में और ढंग से लिखें तो ऐसे लिख दो, एफ एस का जो रेशियो होगा एफ जी के साथ में वो निकल के आएगा 10 की पावर 36 और 1। ठीक है, लिखो। लिख लिया भाई? अच्छा अब बात करेंगे हम, जब जहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो और एक हो प्रोटॉन। मान चलो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया, तो देखो प्रोटॉन का मास तो ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मैंने दिया 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। तो निकल के आएगा देखो, एफ जो स्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो एफ एस इज इक्वल टू होगा क्या, एफ एस इज इक्वल टू होगा 10 की पावर 39 एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर इसमें उतना गुणा करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन करके तैयार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सब के सब? इतना आ गया। अच्छा इसी को मैं और ड्राइव करके लिखूं तो एफ एस अपॉन में लिखूं तो एफ जी 10 की पावर 39। ये बात ये तो काम खुद कर सकते हैं ना तुम, और सॉल्व कर लें, सॉल्व करके भी इतना ही आएगा सेम टू सेम। और लिखूं सही तरीके से इसे रेशियो की भाषा में, तो एफ एस का रेशियो एफ जी के साथ में निकालना है 10 की पावर 39 रेशियो 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। लिखें भाई सब के सब। लिख लिया भाई सबने? अच्छा आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं, जब तक के लिए आप यहाँ से नोट करें, और नोट करने के बाद में आपसे विदाई लेना चाहूँगा। नोट कर लिया हो तो हमें विदाई दें भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।
और तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और एक बात ध्यान रखना, अपने माता पिता की सेवा करना, उसे मत भूल जाना कि वही आपके भगवान है। श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि हम भोले बाबा की पूजा करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ भोले बाबा की पूजा तो कर रहे हैं कि वो अलग आपकी इच्छा है, इंटेंशन आपकी अलग है, लेकिन भोले बाबा से पहले अपने मम्मी पापा की सेवा कर लेना, मम्मी पापा की पूजा कर लेना, उससे बड़ी पूजा कोई और दूसरी नहीं हो सकती है। अच्छा, आपको मैं कहानी के माध्यम से एक चीज़ बताऊं। एक पिता और एक छोटी बेटी नदी को पार कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं और नदी में बहाव आ गया। बेटी ने पिता से कहा, पिताजी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा, बात एक ही है। तो उस बेटी ने क्या जवाब दिया, दिल धक धक करने लगा उसी टाइम मेरा। उसी लड़की ने जवाब दिया कि पिता, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो भाव आने पर छूट सकता है, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लें तो भाव कितना भी दूर से आ जाए, कुछ भी बवंडर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, इस नदी में आ जाए, इस समुद्र में आ जाए, आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं है, आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कहानी को विराम देता हूं। तब तक के लिए बने रहिए, आपका अपना कमल कुशवाहा। जय हिंद, लव यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।